कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों की बस्तियों के ठीक बाहर मौत का राज चलता हो। यह कोई साधारण दुनिया नहीं है। यहाँ एक तरफ सांस लेते हुए इंसान हैं, तो दूसरी तरफ उन आदमखोर ज़ॉम्बीज़ का खौफनाक साम्राज्य है जिन्हें हम आज तक सिर्फ बेजान लाशें समझते आए हैं। लेकिन यहाँ का सच कुछ और ही है। ये ज़ॉम्बीज़ अब इतने चालाक और समझदार हो चुके हैं कि वे अपनी पुरानी वीरान भटकन भूल चुके हैं। वे अलग अलग समूहों में बटकर इंसानों की तरह जीने, सीखने और खुद को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की जुगत में लगे हैं। इस भयावह दुनिया में कुछ ही इलाके सुरक्षित बचे हैं जहां जिंदगी अभी भी सांस ले रही है। इन्हीं बस्तियों में से एक में दो जिगरी दोस्त रहते हैं, रायली और माइक। आज ये दोनों शहर की उन बंजर सीमाओं पर निकले हैं जहां इंसानों का जाना मौत को दावत देने जैसा है। रायली जब अपनी दूरबीन से दूर खंडहरों को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कोई ज़ॉम्बी किसी मरे हुए म्यूजिक कॉन्सर्ट के साज बजाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई जंग लगी कार में पेट्रोल डालने का अभ्यास कर रहा है। यह नजारा देखकर रायली को समझते देर नहीं लगती कि कल पड़ता है। रास्ते में माइक झिझकते हुए पूछता है, हम हमेशा रात के अंधेरे में ही बाहर क्यों निकलते हैं? चोलो व्यंग्य करते हुए कहता है, अंधेरा ही हमारा कवच है। जब आसमान में आतिशबाजी होती है तो ये मरे हुए लोग मोमबत्ती पर मंडराने वाले कीटों की तरह आसमान को देखने लगते हैं। इन्हें हमारी सुध ही नहीं रहती। लेकिन चोलो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बिग डैडी अब आतिशबाजी के इस छलाव में आने वाला नहीं था। वह आसमान की रोशनी से बेपरवाह होकर अपने साथियों को संगठित कर रहा था, पर कोई उसकी इस नई समझ को भांप नहीं पा रहा था। रायली की टीम सड़बाजी अब शांत हो चुकी थी और चारों तरफ गाढ़ा अंधेरा पसर चुका था। अचानक एक भटकता हुआ ज़ॉम्बी रायली की गाड़ी के करीब आ जाता है, जिसे रायली तुरंत एक सटीक फायर में ढेर कर देता है। खतरे को भांपते हुए रायली सबको तुरंत वहां से निकलने का आदेश देता है। डेड रेकनिंग अपनी पूरी ताकत से दहाड़ती हुई रास्ते के हर अवरोध को कुचलती चली जाती है। तभी रायली को ध्यान आता है कि चोलो अभी तक बेस पर नहीं लौटा है। रायली उसे फोन लगाता है, पर चोलो अपनी धुन में मस्त होकर बस इतना कहता है, मैं अपना एक आखिरी काम निपटा रहा हूँ, बस अभी लौटता हूँ। चोलो इस समय अपने साइक चीखते हुए बाहर की तरफ भागता है। ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करते हुए बाहर निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वह माइक पर दोबारा हमला करता, रायली वहां पहुंचकर उस ज़ॉम्बी के प्राण खेखे बिखेर देता है। रायली तुरंत माइक की मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर चोलो बंदूक तानकर उसे रोक देता है। निसंभव था। रायली अपने साथी को इस हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था, पर माइक खुद सब समझ चुका था। बिना किसी को मौका दिए माइक अपनी ही बंदूक अपनी कनपटी से लगाता है और ट्रिगर दबा देता है। इस हृदय विदारक हादसे के बाद रायली और उसकी टीम उस महफूज बस्ती की तरफ कूच करती है जो शहर के केंद्र में थी और जहां ज़ॉम्बीज़ का नामो निशान नहीं था। लेकिन इस सुरक्षित शहर का भी अपना एक काला सच था। यहाँ समाज दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ शहर के रईसजादे और ताकतवर हुक्मरान थे जो फिडलर्स ग्रीन नाम की गगनचुंबी और आलीशान इमारत में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। दूसरी तरफ में अपना खुद का आशियाना बना सके, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह कॉफमैन के इशारे पर हर गैरकानूनी और खौफनाक काम को अंजाम दे रहा था। अगली सुबह रायली शहर के गरीब तबके के नेता मुलिगन से मिलने जाता है। मुलिगन आम जनता को कॉफमैन की तानाशाही के खिलाफ लामबंद कर रहा था। रायली राजनीति से दूर रहना चाहता था, इसलिए वह मुलिगन के बीमार बेटे के लिए दवा छोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वह अपने गैराज में पहुंचता है तो पाता है कि उसकी वह कार जिससे वह इस शहर से भागना चाहता था चोरी हो चुकी है। चोर की तलाश में रायली दूसरी तरफ चोलो अपने किए गए सभी काले कारनामों का हिसाब मांगने शहर के सर्वेसर्वा कॉफमैन के दफ्तर पहुंचता है। चोलो कॉफमैन की टेबल पर कीमती सामान रखता है और फिडलर्स ग्रीन में अपने घर की मांग करता है। लेकिन कॉफमैन एक ठंडी और अहंकारी हंसी हंसते हुए साफ कह देता है, तुम जैसे सड़क के लोग इस इमारत में रहने के लायक नहीं हैं। यहाँ सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही रह सकते हैं। चोलो का गुस्सा
7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चीखकर कॉफमैन को याद दिलाता है कि जिन लाशों को कचरे में फेंका जाता था उन्हें ठिकाने लगाने का गंदा काम उसी ने किया था। तुरंत रायली को जेल से रिहा करवाता है और अपनी गाड़ी वापस लाने की गुहार लगाता है। रायली अपनी टीम के साथ हथियारों से लैस होकर शहर के भीतर उतरता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ का सैलाब मुख्य पुल को पार करके शहर के भीतर घुस चुका था। वे अब सिर्फ जानवर नहीं रहे थे, उनके हाथों में हथौड़े, लोहे की रॉड और मिसाइल सिस्टम को लॉक कर चुका होता है। गुस्से में चोलो रायली पर टूट पड़ता है, लेकिन इसी हाथापाई के दौरान एक ज़ॉम्बी चुपके से आकर चोलो की गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। चोलो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक है और वह बदला लेने के लिए आखिरी बार आगे बढ़ता है। फिडलर्स ग्रीन के तहखाने में कॉफमैन पैसों के बैग अपनी कार में भरकर भागने की फिराक में था। तभी वहाँ यमराज बनकर खड़ा हो जाता है, ज़ॉम्बीज़ का सरदार बिग डैडी। कॉफमैन घबराकर गाड़ी के अंदर छिप जाता है, लेकिन बिग डैडी पेट्रोल पंप का नोजल खींचकर पूरी कार को पेट्रोल से नहला देता है। जैसे ही कॉफमैन जान बचाने के लिए बाहर निकलता है, उसके सामने जख्मी चोलो आ खड़ा होता है, जो अब पूरी तरह एक कंप उठती है। चंद सेकेंडों में ज़ॉम्बीज़ की वह फौज धूल में मिल जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ धू-धू कर जलते शहर से कुछ बचे हुए लोग बाहर निकलते हैं। मुलिगन रायली की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ इस नई दुनिया को बसाओगे? रायली अपनी बख्तरबंद गाड़ी का स्टीयरिंग थामता है, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाता है और अपनी टीम के साथ एक शांत सुरक्षित की इस महागाथा का यह अंत एक नए सवेरे की शुरुआत बन जाता है। कहानी पसंद आए है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।